जय हिंद दोस्तों। आज के इस अभ्यास में हम लोग पढ़ेंगे भारत भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियों में हम सबसे पहले जानेंगे हिमालयी नदियाँ और उसके बाद जानेंगे भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ। दोस्तों, भारत की नदी प्रणाली में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो अगर आपको हमारा अभ्यास अच्छा लगता है तो इस टॉपिक को अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की नदियाँ। तो दोस्तों, भारत में जल स्रोत के आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र का, फिर गंगा नदी तंत्र और फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हम लोग बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की और अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के पास कैलाश पर्वत से होता है। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। इसका कुल संचित क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। यह पाकिस्तान की प्रमुख और सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी 3 देशों में प्रवाहित होती है। तिब्बत, चीन के कब्जे में है 2, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी को पौराणिक नदी भी कहा जाता है, जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी नदी के किनारे बसी थी, जिसका प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित था। भारत में सिंधु नदी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है। लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के किनारे बसी है। उसके बाद यह गिलगित बाल्टिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में पठानकोट में पंचनद नदी सिंधु नदी से मिलती है। पंचनद नदी सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदी से ही मिलकर बनी है। यह अंत में कराची शहर के पास अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करें तो सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब नदी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सतलज नदी की, जिसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राकस ताल है, जो तिब्बत में है। सतलज की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। भारत में प्रवेश से पहले 400 किलोमीटर तक ये बहती है। सतलज नदी पर ही भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों व्यास नदी की। व्यास नदी का उद्गम स्थल व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। यह कुल्लू और मनाली में बहती है। यह नदी पूर्णतः भारत में ही बहती है। यह नदी हरिके बैराज के पास सतलज नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों रावी नदी की। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के पास कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। पाकिस्तान का लाहौर शहर और हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसे हैं। रावी नदी कुछ इलाकों में भारत पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों चिनाब नदी की। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा है, जो हिमाचल प्रदेश में है। इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। भारत में चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी चंद्र और भागा 2 धाराओं से मिलकर के बनती है। अब बात करते हैं दोस्तों झेलम नदी की। झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील है। बेरीनाग जम्मू कश्मीर से ये निकलती है।
कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। भारत में लगभग 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर स्थित है और यह झेलम का पानी ही वुलर झील में जाता है। सिंधु की अन्य सहायक नदियों में जास्कर नदी, श्योक नदी, गिलगित नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी और गोमल नदी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी विभिन्न नदियों से मिलकर बनी है। सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी उत्तराखंड से भागीरथी निकलती है। भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है उसके बाद से यह गंगा नदी के रूप में परिणत हो जाती है। अलकनंदा नदी संतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी से 5 नदियां विभिन्न स्थानों पर मिलती हैं जिन्हें पंचप्रयाग भी कहते हैं, जिसमें विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग शामिल हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी हरिद्वार के बाद में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बिहार के भागलपुर के बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बढ़ती है और फरक्का बांध से पहले 2 अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है। पहली दक्षिणी में हुगली नदी के रूप में बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन का डेल्टा बनाती है और दूसरी बांग्लादेश में पद्मा के रूप में आगे बढ़ जाती है। बांग्लादेश में पद्मा नदी से जमुना नदी यानी ब्रह्मपुत्र मिलती है और आगे बढ़ने पर यह मेघना नदी से मिलती है। उसके बाद यह मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में ज्वार नदमुख में बनाती है। गंगा नदी की अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय नदी दोस्तों गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है गंगा है तथा विश्व में 34वीं सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत में गंगा बेसिन का क्षेत्र 8,62,769 वर्ग किलोमीटर है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। गंगा की सहायक नदियों की बात की जाए तो दाईं ओर से गंगा की सहायक नदियों की बात करते हैं। दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली नदियां यमुना की सहायक चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तामस नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी गंगा नदी में मिलती हैं, जबकि हुगली की सहायक नदियां अजय और दामोदर नदी भी गंगा नदी में मिलती हैं। गंगा की सहायक नदियों में सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी का दोस्तों उद्गम स्थल यमुनोत्री बंदरपूंछ पहाड़ी है। इसकी कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। यह गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जबकि यह सबसे लंबी सहायक नदी है। यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह गंगा नदी से मिलती है। अब बात करेंगे दोस्तों तमस नदी की। तमस नदी का उद्गम स्थल तमाकुंड कैमूर रेंज मध्य प्रदेश है। तमस नदी सिरसा उत्तर प्रदेश में गंगा से मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि वाल्मीकि का आश्रम तमस नदी के किनारे स्थित था। सोन नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश है। सोन नदी पटना के पास गंगा नदी से मिलती है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ रिहिंद नदी और उत्तरी कोयल नदी है। बात करते हैं दोस्तों पुनपुन नदी की, जिसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है। ये पलामू झारखंड में है। यह झारखंड और बिहार से बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले टोंस नदी जो बंदरपूंछ पहाड़ से निकलती है, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
बात करते हैं दोस्तों चंबल नदी की, जिसका उद्गम स्थल विंध्य पर्वत महू मध्य प्रदेश है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। चंबल नदी क्षेत्र बीहड़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, बनास, बामणी और मेज नदी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सिंधु नदी की, जिसका उद्गम स्थल मालवा का पठार है। विदिशा मध्य प्रदेश से ये निकलती है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल विंध्य पर्वत, होशंगाबाद मध्य प्रदेश है, जबकि केन नदी का उद्गम स्थल विंध्य श्रेणी, जबलपुर मध्य प्रदेश है। इसके बाद देखेंगे बाईं ओर से गंगा की सहायक नदियों की। तो सबसे पहले रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल दूधा टोली श्रेणी, पौड़ी, गढ़वाल है। ये उत्तराखंड में स्थित है। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहती है। इसका प्राचीन नाम रथवाहिनी था। रामगंगा उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ जिले में गंगा से मिल जाती है। गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गोमल ताल फुलहर झील से निकलती है। गोमती नदी हिमालय से नहीं निकलती, बल्कि मानसून इसका स्रोत है। इसके बाद दोस्तों साई नदी। साई नदी गोमती की सहायक नदी है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा से मिलती है और संगम पर ही मार्कंडेय महादेव मंदिर भी बना हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों घाघरा की। घाघरा नदी नेपाल और तिब्बत की सीमा पर मानसरोवर झील के पास मापचांगो ग्लेशियर से निकलती है। घाघरा नदी 1080 किलोमीटर लंबी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी और यमुना के बाद दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी घाघरा नदी है। यह बिहार के रेवलगंज से गंगा से मिलती है। घाघरा नदी को कर्णाली नदी भी कहा जाता है, जो नेपाल में 507 किलोमीटर के साथ देश की सबसे लंबी नदी है। घाघरा नदी की सहायक नदी शारदा नदी है, जिसे काली गंगा या महाकाली भी कहा जाता है। इसके अलावा पश्चिमी राप्ती नदी भी इसकी सहायक नदी है। घाघरा नदी को ही नीचे वाले क्षेत्रों में सरयू के नाम से जाना जाता है, जिसके किनारे अयोध्या स्थित है। अब बात करते हैं गंडक नदी की। गंडक नदी का उद्गम नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास में होता है और यह नेपाल की प्रमुख नदी है। धौलागिरी, मनालू और अन्नपूर्णा विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 3 हैं, जो गंडक नदी के बेसिन क्षेत्र में स्थित हैं। भारत में प्रवेश करने के बाद कुछ समय तक उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाने के बाद यह बिहार में बहती है। इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, त्रिशूली नदी और पूर्वी राप्ती नदी। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी और सप्तगंडकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी का उद्गम स्थल तिब्बत और नेपाल की सीमा से होता है। इसे सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। महानंदा नदी की बात की जाए तो महानंदा गंगा के सबसे पूर्वी सहायक नदी है, जिसका उद्गम पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ी से होता है। महानंदा की कुल लंबाई 360 किलोमीटर है, जिसमें से आखिरी के 36 किलोमीटर तक बांग्लादेश में बहकर नवाबगंज जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से बहती है।
ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 3080 किलोमीटर है, लेकिन NCERT में 2880 किलोमीटर दिया गया है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र दोस्तों विश्व की 15वीं सबसे लंबी नदी है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम स्थल के बाद लगभग 12 किलोमीटर पूर्व की तरफ बहती है। इसके बाद उत्तर की तरफ थोड़ी सी उठने के बाद तेजी से गार्ज बनाते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करते ही इसे दियांग नदी भी कहते हैं तथा अरुणाचल प्रदेश के मैदान में प्रवेश करने पर इसे दिहांग कहा जाता है। दियांग नदी में लोहित और दिबांग नदी के मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। असम में प्रवेश होने के बाद ब्रह्मपुत्र 20 किलोमीटर तक चौड़ी बहती है। असम में स्थानीय स्तर पर इसे लुइत के नाम से भी जाना जाता है। असम में डिब्रूगढ़ और लखीमपुर जिलों के बीच यह दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है और इन दोनों के बीच विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है। असम के धुबरी से यह गारो पहाड़ियों के समांतर दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, जहां पर यह बांग्लादेश के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को तीस्ता नदी मिलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र दो हिस्सों में बढ़ जाती है। इसका प्रमुख पश्चिमी हिस्सा जमुना के रूप में बहता हुआ भारत से आती हुई गंगा, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, से मिल जाती है। इसका पश्चिमी हिस्सा पुरानी ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में मेघना में मिल जाती है और आगे जाकर मेघना नदी ब्रह्मपुत्र में ही मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो बाईं ओर से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, सबसे पहले दिबांग नदी। दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले में चीन सीमा के पास से निकलती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हुई असम के सदिया के पास में दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। अब बात करेंगे लोहित नदी की। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत क्षेत्र से निकलती हुई अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। लोहित नदी भी असम के सदिया के पास दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। दिहिंग नदी की बात की जाए तो दिहिंग नदी अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय से निकलती है। यह असम के डिब्रूगढ़ के पास ब्रह्मपुत्र से मिलती है। जबकि दिखो नदी नागालैंड के नागा पहाड़ी से निकलकर असम से बहती हुई ब्रह्मपुत्र में मिलती है। धनसिरी नदी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सर्पिल की नदी धनसिरी नदी है। धनसिरी नदी नागालैंड में दक्षिण पश्चिम की नागा पहाड़ी से निकलती है। कोपिली नदी की बात की जाए तो कोपिली नदी का नाम कपिल मुनि के नाम पर पड़ा है। यह नदी मेघालय के बोरेल पर्वत श्रेणी से निकलती हुई असम में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। अब बात करते हैं दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की। सबसे पहले सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो तिब्बत से निकलती है। अरुणाचल और असम की घाटियों से बहती हुई लखीमपुर जिले में यह ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इस नदी को स्थानीय स्तर पर सोने की नदी भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कामेंग नदी की।
कामेंग नदी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले से निकलती है। यह नदी असम में तेजपुर के पास ब्रह्मपुत्र से मिलती है। इसे बरेली नदी भी कहा जाता है। कामेंग नदी के पास में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों मानस नदी की। मानस नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। मानस नदी असम में बहती हुई जोगी गोपा के पास ब्रह्मपुत्र से मिलती है। इसी नदी के क्षेत्र में भारत और भूटान में मानस नेशनल पार्क स्थित है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं संकोश नदी की। संकोश नदी भूटान से निकलकर भारत में असम राज्य में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तीस्ता नदी की बात की जाए तो तीस्ता नदी सिक्किम के उत्तरी भाग में चोलामू झील से निकलती है। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। यह नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। बांग्लादेश में जाकर जमुना यानी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। दोस्तों बरनाडी नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके बाद हम लोग बात कर देंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से मुख्यतः पश्चिमी घाट से निकलती हुई पूर्व की तरफ जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा आदि नदियाँ। इसके अलावा काफ़ी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से ज़्यादातर नदियों के पानी का स्रोत मानसून होता है और इस कारण कई नदियों के गर्मियों में पानी काफ़ी कम हो जाता है। पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ जैसे बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिम में बहने वाली नदियाँ जैसे नर्मदा और ताप्ती ज्वार नदमुख बनाती हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ सबसे पहले नर्मदा नदी। नर्मदा पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम सतपुड़ा के उत्तर पूर्व की तरफ अमरकंटक के पठार हैं, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पास स्थित हैं। नर्मदा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1310 किलोमीटर है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश से बहने के बाद नर्मदा गुजरात में भरूच के पास खंभात की खाड़ी, अरब सागर का जो हिस्सा है, में गिर जाती है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है। नर्मदा नदी पर बांध सरदार सरोवर बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध आदि स्थित हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ताप्ती नदी की या तापी नदी की। तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी से मुल्ताई पर्वत, बैतूल जिला मध्य प्रदेश से होता है। तापी नदी सतपुड़ा के बीच से निकलकर महाराष्ट्र में भी सतपुड़ा के दक्षिण समानांतर बहती है और फिर गुजरात में सूरत के पास खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तापी नदी पर गुजरात में उकाई बांध और महाराष्ट्र में हथनूर और गिरना बांध बने हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों माही नदी की, जिसका उद्गम स्थल विंध्य पर्वत श्रेणी है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। उद्गम के बाद यह उत्तर पश्चिम की तरफ बहती है और राजस्थान के वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जाती है और उसके बाद यू टर्न लेकर गुजरात में प्रवेश करती है।
साबरमती नदी की बात की जाए तो जिसका उद्गम स्थल अरावली पर्वत श्रेणी उदयपुर राजस्थान है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर है। साबरमती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी की बात करें दोस्तों तो लूनी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में अजमेर के पास अरावली श्रेणी से होता है। यह पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है जिसका पानी बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। लूनी नदी कुल 511 किलोमीटर बहते हुए गुजरात में कच्छ के रण में फैलकर विलुप्त हो जाती है। अब बात करेंगे पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों की। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं महानदी की। महानदी का उद्गम स्थल सिहुआ पर्वत छत्तीसगढ़ है और इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है। उद्गम स्थल से निकलने के बाद पहले उत्तर की ओर जाती है, इसके बाद पूरब की तरफ जाते हुए उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है। उड़ीसा राज्य में संबलपुर में विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर बना हुआ है। उसके बाद महानदी उड़ीसा के मैदानी क्षेत्र में दक्षिण की तरफ बहने लगती है। उड़ीसा में बहती हुई यह नदी पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी पर कटक और पुरी शहर स्थित हैं। महानदी को पहले उड़ीसा का शोक भी कहा जाता था। महानदी की सहायक नदियाँ बाईं ओर से मिलने वाली साईनाथ, हसदेव, मांड और ईब हैं, जबकि दाईं ओर से मिलने वाली में ओंग, तेल और जोक नदी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पास पश्चिमी घाट से होता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। 1465 किलोमीटर के साथ यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी महाराष्ट्र से बहते हुए तेलंगाना में निजामाबाद जिले में प्रवेश करती हुई आंध्र प्रदेश में बहती है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाने से पहले गोदावरी नदी गौतमी और वशिष्ठ नाम से 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। और यह दोनों शाखाएं भी आगे और 2 शाखाओं में बढ़कर राजमुंद्री के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गोदावरी की सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ पूर्णा नदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी, प्राणहिता नदी। प्राणहिता नदी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा से मिलकर के बनती है। गोदावरी में दाईं ओर से मिलने वाली डरना नदी, प्रवारा नदी, मजीरा नदी और मनिहार नदी हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी का उद्गम सह्याद्री श्रेणी पश्चिमी घाट है। महाबलेश्वर के समीप ये महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। महाराष्ट्र से उद्गम होने के बाद कृष्णा नदी कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। कृष्णा नदी का डेल्टा सबसे उपजाऊ क्षेत्र बनाता है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में वेन्ना, कोयना, घाटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा हैं। तुंगभद्रा ये सबसे बड़ी कृष्णा की सहायक नदी है। पंचगंगा, दूधगंगा भी कृष्णा की सहायक नदियां हैं, जबकि बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में भीमा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और मूसी, पलेरू और मुन्नेरू भी कृष्णा की सहायक नदियां हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले से पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है और इन्हीं के बीच कावेरी जलविवाद भी स्थित है। कावेरी नदी तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट शिव समुद्रम की स्थापना 1902 में कावेरी नदी पर की गई थी। कावेरी की सहायक नदियों की बात की जाए तो कावेरी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में हरंगी, हेमवती, सिमसा और अर्कावती हैं, जबकि दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में लक्ष्मणा, तीर्था, भवानी और अमरावती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी की। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल रांची के पास झारखंड है। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से बहती है। झारखंड का जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मणी नदी की। ब्रह्मणी नदी का उद्गम राउरकेला के पास उड़ीसा में है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि पेन्नार नदी दोस्तों, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल नंदीपाड़ी कर्नाटक है और यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहती हुई नेल्लोर जिले में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों वैगई नदी की। वैगई नदी का उद्गम स्थल वरसुनाडु पर्वत तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का मदुरई शहर वैगई नदी के किनारे स्थित है। वैगई नदी दोस्तों पाक जल संधि में पंबन ब्रिज के पास समुद्र में गिर जाती है। यह था दोस्तों भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास। आपको इस आर्टिकल में हमारा प्रयास कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।